हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से होने वाली है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं हमने उन सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है। दोस्तों, हम पहले उन टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। नेक्स्ट है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट है हरित क्रांति। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। नेक्स्ट है कृषि सुधार। नेक्स्ट टॉपिक है श्रम सुधार। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। नेक्स्ट है जीएसटी। तो दोस्तों, इन टॉपिक से आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम 2022 में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, हमने इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप एक बार शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, बात करें भारत विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आपको बताना है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अवस्थाओं की विशेषताएं सम्मिलित हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान रहता है। दोस्तों, इसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो दोस्तों, आपको बताना है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारत अभी एक विकासशील देश है और विश्व में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले देशों में से शीर्ष स्थान पर आता है। दोस्तों, उम्मीद है भारत बहुत जल्द ही विकासशील देशों में शामिल हो सकेगा। दोस्तों, बात करें मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो आपको बतानी है 131 है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 भी है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 136 भी है। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान सबसे दुखी देश है और ये 146 देशों में सबसे पीछे स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग सबसे दुखी देश कौन सा है। तो सबसे दुखी देश है अफ़गानिस्तान और सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भारत एक विकासशील राष्ट्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है।
तो दोस्तों आपको बताना है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है और इससे पहले पंचवर्षीय योजना को बनाने की जिम्मेदारी और रूप देने में राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का अहम रोल होता था। दोस्तों इसके लिए संसाधन आवंटन तथा पूरा करने की जिम्मेदारी ये योजना आयोग की होती थी। दोस्तों योजना आयोग का गठन 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों आपको बताना है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंटों को याद करेंगे और साथ में नोट करते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों आपको बताना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस योजना पर आधारित थी और महलनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी दोस्तों, जिसकी खोज भारतीय सांख्य शास्त्री प्रशांता चंद्र महलनोबिस ने सन 1953 में की थी। और इस योजना की कोशिश यह थी कि उत्पादन के क्षेत्रों के मध्य उचित वितरण और इसके साथ ही आर्थिक विकास में वृद्धि करना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसी महलनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इन तीनों इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी, जिसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इन तीनों की स्थापना हुई थी। दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला उड़ीसा में की गई थी और इसका प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र स्टील बनाने की प्रक्रिया का और उपयोग करने वाला एशिया का सबसे पहला इस्पात संयंत्र था। दोस्तों अगर हम भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में स्थित है और ये स्टील रेल का भारत का पहला मुख्य उत्पादक केंद्र है। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट हम देखें अगर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये बात आप याद रखेंगे कि दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों आपको बताना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि या समय 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। दोस्तों इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना काल का अंत हो गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि गैर कृषि क्षेत्र में नए काम के अवसर उपलब्ध कराना व
स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना था। दोस्तों हर साल 1 बिलियन हेक्टेयर हरित क्रांति क्षेत्र को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था। दोस्तों 90% परिवारों तक बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना भी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017 तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा पारित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, इसको चलाने का उद्देश्य ये था कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन या रोजगार प्रदान करना था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई थी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है 24 जुलाई 1991 को भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1991। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखते हैं, सूती वस्त्र का उत्पादन इस कारखाने में 1856 से शुरू हुआ था और इस कारण भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों सूती वस्त्र भारत का सबसे बड़ा एवं प्राचीन उद्योग है। 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना हुई थी, जो असफल रही। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? आप बताएंगे मुंबई को। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर को आज से करीब 40 साल पहले तक एशिया का मैनचेस्टर माना जाता था और कानपुर भारत का एक ऐसा मात्र शहर था जहां सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता था तथा देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में कानपुर का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप बताएंगे कानपुर को। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दोस्तों आपको बताना है रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर चीन है और साथ ही साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर राज्य में पूछा जाए तो कर्नाटक है आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है रेशम का। दोस्तों भारत में रेशम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कांचीपुरम। दोस्तों कांचीपुरम को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सिल्क सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आप बताएंगे कांचीपुरम को। दोस्तों रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। दोस्तों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है कि रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे सेरीकल्चर। दोस्तों इसके आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और पहले नंबर पे चीन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। दोस्तों टाटा स्टील कंपनी को
टिस्को के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी ने अपनी स्थापना के 113 साल पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 अगस्त 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो दोस्तों, आपको बताना है भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात कारखाना है। दोस्तों, यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है और ये रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से 1955 में हुई थी और इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो आपको बताना है रूस की सहायता से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली कागज़ मिल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, आपको बताना है देश की पहली पेपर मिल 1812 में सेरामपुर बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन कागज़ की मांग में कमी होने के कारण ये कंपनी विफल रही। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1981 में भारत में पहली बार कागज़ मिल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कब लागू हुआ? तो आपको बताना है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी भी कहते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारत का रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक का काम है भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को और इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। दोस्तों, मुख्यालय की बात करें कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, आपको बताना है वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 में जेम्स कीन्स ने की थी और गौरेला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपीरियल बैंकों का आंशिकरण करके एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नरसिंघम समिति संबंधित है। तो दोस्तों, आपको बताना है नरसिंघम समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है और भारतीय अर्थव्यवस्था में
1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से और जून 1991 में एक नरसिंगन समिति की अध्यक्षता में नरसिंगम समिति की स्थापना की गई। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नरसिंगम समिति बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है। संसद ने 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने वाली भारत की पहली कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1818 में कोलकाता में हुई थी। दोस्तों वर्तमान में LIC के कर्मचारी बोर्ड अध्यक्ष MR कुमार हैं और विपिन आनंद व TC सुशील कुमार को प्रबंधक निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है। भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है। भारतीय लघु एवं उद्योग विकास बैंक, इसे सिडबी के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और इसका गठन 1990 में किया गया था। यह भारत में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग वित्त कंपनियों के लाइसेंस और विनिमय के लिए सर्वोच्च निकाय है। दोस्तों ये वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या कहें सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई और यह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा चिंतालू हैं। और नाबार्ड की पहले अध्यक्ष की बात करें तो रंजना कुमार थी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी संख्या शेयर बाज़ारों पर नियंत्रण रखती है? तो आपको बताना है कौन सी संख्या शेयर बाज़ारों पर नियंत्रण रखती है। दोस्तों शेयर बाज़ार के नियम और कानून सेबी द्वारा तैयार किए जाते हैं और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शेयर बाज़ार की गतिविधियों को नियंत्रण रखना। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो सेबी के पहले अध्यक्ष थे JB रामकृष्णा। और सेबी की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसकी माधवीपुरी बुच, जिनको विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल में ही। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में गरीबी रेखा को कम करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप साथ में नोट ज़रूर करते रहें। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और वर्तमान में 164 देश इस संगठन के सदस्य हैं। दोस्तों इसके वर्तमान महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो हैं और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में है। यूएनडीपी की बात करें जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीला। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है आप बताएंगे? मनीला में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। दोस्तों आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर बनाया गया और इस संगठन का उद्देश्य है सभी देशों के बीच आर्थिक साझेदारी व्यापार में बढ़ावा करना है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। तो दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे एनडीबी भी कहते हैं, इसको मुख्य रूप से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है और इसे 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च किया गया था जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष ब्राज़ील के आर्कोस पार्डो हैं और केबी कामत इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का मतलब है बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चीन और एस से मतलब साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघाई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप बताएंगे कैसी लगी आज की ये क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।